द डिबेट में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को देश में नए राज्यों को शामिल करने या बनाने का अधिकार देता है। ये एक छोटा सा अनुच्छेद है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। मतलब ये भारत के नक्शे को बदलने की क्षमता रखता है और जब से ये बना है, तब से इस पर बहस होती रही है कि इस ताकत की सीमा क्या है। तो आज हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को शामिल करने की पूरी छूट देता है बिना किसी रोक टोक के, या फिर इस शक्ति पर संविधान के मूल सिद्धांतों और अदालतों की निगरानी की लगाम लगी हुई है। स्रोत सामग्री के आधार पर मेरा पक्ष यह है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर संसद को यह शक्ति दी थी ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये एक तरह से खुली शक्ति है जिसे राजनीतिक विवेक से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मैं ये नजरिया रखूंगी कि कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। अनुच्छेद 2 की शक्ति भी संवैधानिक नैतिकता और जाहिर है न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, ताकि इसका मनमाना इस्तेमाल न हो सके। मेरा मानना है कि संविधान सभा ने जब अनुच्छेद 2 बनाया तो उनके दिमाग में एक बहुत साफ मकसद था। वो भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए एक मजबूत केंद्र बनाना चाहते थे, जो देश को आप कह सकते हैं जोड़े रख सके। अगर आप 17 नवंबर 1948 की बहस को देखें तो ये साफ है कि वो देश के बिखरने की किसी भी आशंका को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए अनुच्छेद में ये शब्द डाले गए कि ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे। इसका सीधा मतलब है कि संसद को नए राज्यों को शामिल करने के मामले में फैसला लेने की पूरी आज़ादी दी गई। ये एक राजनीतिक फैसला है और इसे संसद के विवेक पर छोड़ा गया था। मैं मानती हूं कि संविधान निर्माताओं का इरादा एक मजबूत केंद्र बनाने का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति बना दी जिस पर कोई अंकुश ही न हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, संसद की कोई भी शक्ति संविधान के मूल ढांचे से ऊपर तो नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले आरसी पौड्याल बनाम भारत संघ में इसी बात को स्पष्ट किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि जैसा वो ठीक समझे का मतलब ये नहीं है कि संसद कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब है कि जो भी नियम और शर्तें तय की जाएंगी वे संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, समानता और संघवाद के खिलाफ नहीं जा सकती। ये एक बहुत जरूरी सीमा है। आप आरसी पौड्याल मामले का जिक्र कर रही हैं, जो सिक्किम के विलय से जुड़ा है। मैं उसी का उदाहरण देना चाहूंगा। सिक्किम को अनुच्छेद 371F के तहत कई विशेष दर्जे दिए गए, जो भारत के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। ये अनुच्छेद 2 के लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। अगर संसद के हाथ पूरी तरह से बंधे होते तो वो सिक्किम की अनोखी जरूरतों के हिसाब से ये विशेष प्रावधान कैसे बना पाती। संविधान सभा की बहसों में इस अनुच्छेद पर ज्यादा चर्चा इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि केंद्र को मजबूत रखना है। उन्होंने संसद पर भरोसा किया। तो जैसा वो ठीक समझे का मतलब है कि ये संसद का राजनीतिक विवेक है, जिसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेंच है। आप जिस लचीलेपन की बात कर रहे हैं, उसकी सीमा कहाँ तय होगी? चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि संसद को पूरी छूट है। तो क्या कल संसद किसी नए राज्य को इस शर्त पर भारत में शामिल कर सकती है कि वहां अगले 50 साल तक चुनाव नहीं होंगे या वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे? यकीनन नहीं। आपका और मेरा दोनों का जवाब नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि ये नहीं कौन कहेगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आती है। पौड्याल मामले में कोर्ट ने यही किया। उन्होंने कहा कि ठीक समझे का मतलब संवैधानिक रूप से ठीक समझे है। ये वाक्यांश संसद को संविधान की आत्मा का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं देता, बल्कि सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाने की सहूलियत देता है। नहीं, आप एक काल्पनिक स्थिति बना रही हैं। संविधान निर्माताओं ने संसद पर यह भरोसा जताया था कि वो देश हित में काम करेगी। वे ये नहीं सोच रहे थे कि संसद लोकतंत्र को ही खत्म कर देगी। उनका एक और इरादा बहुत साफ था, जो हमें नजीरुद्दीन अहमद के एक प्रस्ताव से पता चलता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को मिला दिया जाए, लेकिन संविधान सभा ने इसे खारिज कर दिया। क्यों?
क्योंकि वे इन दोनों शक्तियों में फर्क रखना चाहते थे। इसे ऐसे समझिए, अनुच्छेद 2 घर में एक नए मेहमान को शामिल करने जैसा है, जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा बना। वहीं अनुच्छेद 3 घर के अंदर कमरों की दीवारें बदलने जैसा है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनना। दोनों काम अलग हैं और उनके नियम भी अलग हैं। अदालत को इस साफ विभाजन को अपनी व्याख्या से धुंधला नहीं करना चाहिए। आपकी उपमा दिलचस्प है, लेकिन क्या घर में आने वाले नए मेहमान को घर के बुनियादी नियमों का पालन नहीं करना होगा? वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं इस घर में रहूंगा, लेकिन यहाँ के नियम मुझ पर लागू नहीं होंगे। नजीरुद्दीन अहमद ने जो मुद्दा उठाया था वो प्रक्रिया का नहीं बल्कि सिद्धांत का था। उन्होंने ये इशारा किया था कि इन दोनों अनुच्छेदों के काम में ओवरलैप हो सकता है। मान लीजिए भारत में एक नया राज्य शामिल किया जाता है और उसके लिए किसी मौजूदा राज्य का छोटा सा हिस्सा भी उसे दे दिया जाता है, तब तो अनुच्छेद 2 और 3 दोनों लागू हो जाएंगे, है ना? इसलिए ज़रूरी बात ये नहीं है कि ये अनुच्छेद कितने अलग हैं, बल्कि ये है कि दोनों के तहत इस्तेमाल होने वाली शक्ति की एक सीमा है, और वो सीमा है हमारा संविधान। एक प्रस्ताव खारिज हो जाने से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आप शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को नज़रअंदाज कर रही हैं। नए राज्यों को शामिल करना, किसी देश के साथ संधि करना, ये सब एक संप्रभु यानी सॉवरेन राष्ट्र के काम हैं। ये काम संसद करती है, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये गहरे राजनीतिक फैसले होते हैं। अदालत के पास इन राजनीतिक फैसलों को तौलने का पैमाना क्या है? क्या अदालत ये तय करेगी कि किसी राज्य को शामिल करने की राजनीतिक शर्तें सही थीं या गलत? संविधान निर्माताओं ने संसद को यह काम सौंपा था, न्यायपालिका को नहीं। अगर हर राजनीतिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाने लगी तो सरकार काम कैसे करेगी? यह संसद के अधिकार क्षेत्र में एक तरह का अतिक्रमण है। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप जिस संसदीय संप्रभुता की बात कर रहे हैं वो सिद्धांत ब्रिटेन में चलता है, भारत में नहीं। ब्रिटेन में संसद जो कानून बना दे उसे कोई अदालत रद्द नहीं कर सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता है, यानी सबसे ऊपर संविधान है, संसद भी नहीं। और संविधान का रखवाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका का काम ही ये देखना है कि संसद और सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये अतिक्रमण नहीं है, बल्कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। पौडियाल मामले में अदालत ने संसद की शक्ति छीनी नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि उस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के दायरे में हो। पर उस मामले ने भी कोर्ट ने सिक्किम के विलय को या अनुच्छेद 371F को रद्द तो नहीं किया। उन्होंने संसद के फैसले को बरकरार रखा। इससे मेरा तर्क और मजबूत होता है कि आखिरकार ये संसद का ही अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी बात कही, लेकिन व्यवहार में संसद के फैसले का सम्मान किया। अगर संविधान निर्माता चाहते कि इस प्रक्रिया में अदालत की कोई भूमिका हो, तो वे अनुच्छेद में इसका जिक्र जरूर करते, जैसा उन्होंने कई दूसरे मामलों में किया है। उनकी चुप्पी का भी एक मतलब है, वो इसे राजनीतिक क्षेत्र में ही रखना चाहते थे। अदालत ने फैसले को बरकरार रखा, ये सच है, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि सिक्किम को दिए गए विशेष प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कहा कि हम आज दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में संसद इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगी तो हम जरूर दखल देंगे। ये एक चेतावनी की तरह था। तो यहाँ जीत संसद के असीमित अधिकार की नहीं हुई, बल्कि संवैधानिक सीमा के सिद्धांत की हुई। अदालत का काम हर कानून को रद्द करना नहीं होता, बल्कि सही सिद्धांत स्थापित करना होता है, जो उन्होंने उस मामले में किया। संविधान की चुप्पी का मतलब खुली छूट नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि जो बुनियादी सिद्धांत पूरे संविधान पर लागू होते हैं, वो उस हिस्से पर भी लागू होंगे। संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष साफ है। अनुच्छेद 2 संसद को राष्ट्रहित में फैसले लेने के लिए दी गई एक व्यापक और जरूरी शक्ति है। संविधान सभा ने देश को जोड़ने की चुनौतियों को समझते हुए इसे जानबूझकर लचीला और राजनीतिक विवेक के अधीन रखा। सिक्किम का विलय इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये लचीलापन क्यों जरूरी है। इसे न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना ही संविधान निर्माताओं का असली इरादा था।
और मेरा निष्कर्ष ये है कि अनुच्छेद 2 एक ताकतवर प्रावधान है, पर यह ताकत कानून के राज और संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है। यह असीमित नहीं है। आर.सी. पौड्याल मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने यह सुनिश्चित किया है कि यह शक्ति मनमानी न बन जाए और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमेशा जुड़ी रहे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि संसद शक्तिशाली है या नहीं, बल्कि यह है कि उसकी शक्ति की लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा, खुद संसद या संविधान का रखवाला यानी सुप्रीम कोर्ट। आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि संविधान का एक छोटा सा अनुच्छेद भी अपने अंदर कितनी गहरी और जटिल बहसें समेटे हुए है। ये बहस संसदीय अधिकार और संवैधानिक सीमाओं के बीच के नाजुक संतुलन को दिखाती है। स्रोत सामग्री में इन दोनों नजरियों को और गहराई से समझने के लिए बहुत कुछ है, जिससे आप अपनी राय बना सकते हैं।